नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की ऐसी हॉरर स्टोरी दिखाएंगे जिसमें कट्टरपंथियों की बेहिसाब क्रूरता और हिंदुओं का बेइंतहा दर्द है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर टॉर्चर के कौन से नए चैप्टर खुले हैं और कैसे मोहम्मद यूनुस की सत्ता गहरी नींद में सो रही है, ये देखिएगा। फिर ऐसी चौंकाने वाली खबर जो देश के हर माता पिता को जरूर देखनी चाहिए। बिहार में एक छात्र ने दूसरे छात्र का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसने 10वीं की परीक्षा में उसे नकल कराने से इनकार कर दिया था। इस खबर में एक चिंता वाली घंटी है, उसे जरूर सुनिएगा। फिर एक शुद्ध राजनीतिक खबर जिसमें कुछ ऐसे संकेत हैं कि महाराष्ट्र में कुछ तो चल रहा है। इस अनुमान की वजह है एकनाथ शिंदे का बयान, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्हें हल्के में लेने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा दिल्ली से शरद पवार और पीएम मोदी का एक वीडियो जिसमें राजनीति की नई केमिस्ट्री है। एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटा दिया है। आज दिल्ली के विधानसभा सत्र की तारीख भी आ गई है, जो 24 फरवरी से शुरू होगा। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे पर सत्ता का क्लेश अब भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव में अमेरिकी फंडिंग वाले दावे पर जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच विदेश मंत्रालय का बयान भी आ गया है। उसका कहना है कि अमेरिकी प्रशासन के दावे परेशान करने वाले हैं और उनकी जांच की जा रही है। एक बड़ी खबर महापाप करने वाले उस गैंग पर है जो महाकुंभ में महिलाओं के स्नान का वीडियो बना रहा था और उन्हें विदेशों में डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद और भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनकी नियुक्ति पर ट्रंप के सहयोगी ने कैसे उन्हें बॉलीवुड स्टाइल में बधाई दी, ये देखिएगा। देश के हर माँ बाप और उन छात्रों के लिए है जो किसी भी कीमत पर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसे में प्रश्न है कि क्या अच्छे अंक हासिल करना ही अच्छी शिक्षा है? क्या तमंचे की नोक पर टॉपर बन जाने से अच्छी शिक्षा मिल जाती है? ये 2 प्रश्न उस घटना के बाद उठे हैं जब परीक्षा में नकल नहीं करने देने पर एक छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना बिहार के सासाराम की है। हमने इस खबर पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि घटना क्या है, बल्कि ये भी समझाएंगे कि छात्र चीटिंग करते क्यों हैं। इस कहानी की शुरुआत सासाराम में संत अन्ना हाई स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल से हुई। अमित कुमार नाम का एक छात्र कल एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहा था। उसके साथ बैठे एक दूसरे नाबालिग छात्र ने नकल कराने के लिए कहा। अमित ने मना कर दिया। इस पर एग्जामिनेशन हॉल में ही नाबालिग छात्र ने गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि परीक्षा खत्म होने के बाद आरोपी नाबालिग छात्र ने अमित कुमार से मारपीट की और उसे गोली मार दी। गोली लगने से अमित की मौत हो गई और उसका एक मित्र संजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से एक पिस्तौल मिला है जिसे जब्त कर लिया गया है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों में गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे पर आगजनी की और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था। उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था और उसमें से जब इलाज के क्रम में एक छात्र का मृत्यु भी हुआ था। प्रकाश में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर नहीं दिखाने का वजह बताया जा रहा है। उसका वो जांच का बिंदु है, अभी हम पता कर लेंगे उसका क्या है। मेन अक्यूज है वो भी नाबालिग है, वो गिरफ्तारी हुआ। जो वेपन से वो गोली चलाया था वो भी पूरा बरामद हुआ। जब हम एग्ज़ाम हॉल में शांति से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो लड़का कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए हम लोग को बोल रहा था कि फेंक दे रहा था क्वेश्चन पेपर, अपना बोल रहा था लीक नहीं तो बम से उड़वा देंगे। और छुट्टी के टाइम वो लड़का बुलाया था तो वहाँ पर हम लोग कैसे भी भैया भैया बोल के वहाँ से निकल गए। फिर उन लोग बोला कि कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग और वहीं लोग। फिर हम लोग ताराचंडी जैसे क्रॉस कर रहे थे तो बिना कुछ बोले अंधाधुंध फायरिंग करने लगा।
सरकार लगातार ये दावा करती है कि वो नकल रोकने और शिक्षा को योग्यता से जोड़ने की कोशिश कर रही है। नकल रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, लेकिन नकल की शक्ति के आगे वो कानून बौने नजर आते हैं। बिहार में नकल और पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है कि 2024 में सरकार ने इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए। बिहार में परीक्षा में नकल कराना संगीन अपराध माना जाता है। इसमें 3 से 10 साल की सजा है और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। वैसे बिहार में नकल पीढ़ियों पुरानी समस्या भी है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले 1981 में कानून बना था, लेकिन नकल करने या करवाने पर सिर्फ 6 महीने की ही सजा थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन इस कठोर कानून का नकल करने वालों पर ज्यादा असर अभी नहीं दिखा है। समझना यह भी जरूरी है कि बच्चे नकल करते क्यों हैं। ब्रिटेन में इस पर एक रिसर्च हुई। स्टूडेंट रूम रिसर्च की इस रिपोर्ट के मुताबिक 14% छात्रों ने स्वीकार किया कि शिक्षक ने ही नकल कराई। 33% ने माना कि उन्होंने कभी ना कभी नकल की है। 43% छात्रों ने गणित में और 19% ने अंग्रेजी में नकल की। 43% ने इम्तिहान के दबाव से निजात पाने के लिए नकल की और 28% ने परिवार के बेहतर रिजल्ट लाने के दबाव में नकल की। 18% ने इसलिए नकल की क्योंकि उनके दोस्त नकल करते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में नकल रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इराक में 3 घंटे की परीक्षा की अवधि में पूरे देश में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। चीन में नकल आपराधिक कृत्य है, पकड़े जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। मोरक्को में यह कानून है कि नकल करते हुए कोई छात्र पकड़ा गया तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी। एक रोचक जानकारी यह भी है कि यह दावा किया जाता है कि तकरीबन 1000 वर्ष पहले दुनिया में सबसे पहले चीन में परीक्षा प्रणाली शुरू हुई और पहली परीक्षा में ही नकल की शिकायतें आम हुई। ये तब था जब नकल करने वाले और उनकी मदद करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। दरअसल बिहार परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम रहा है। 2014 की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें बिहार के वैशाली जिले के एक स्कूल में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी नकल कर रहे थे और उन्हें नकल कराने के लिए जान जोखिम में डालकर दीवार पर चढ़कर मदद पहुंचाई जा रही थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद बिहार की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। लेकिन सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से चीटिंग कराने की ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। यहाँ समझना यह है कि आखिर छात्र नकल करते क्यों हैं। दरअसल हमारे देश में योग्यता से ज्यादा सफलता पर फोकस किया जाता है। जानकारी और ज्ञानवान होना नहीं, बल्कि ज्यादा नंबर हासिल करना महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें कम अंक आने पर समाज में उस बच्चे को हीन भावना से देखा जाने लगता है। कम नंबर आने पर छात्र को बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उसे अयोग्य मान लिया जाता है, जबकि ज्यादा नंबर हासिल करने वालों को समाज इज्जत देता है और कॉलेज एडमिशन देते हैं, फिर चाहे वो नंबर नकल करके ही क्यों ना आए हो। यानी साधन की शुद्धता वाला फिल्टर हमारी नैतिक व्यवस्था में है नहीं। इसीलिए माता पिता बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का दबाव बनाते हैं। दरअसल हमारे देश में लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि परीक्षा अंक हासिल करने की बजाय ज्ञान की जांच करने का एक स्रोत है। छात्र हमेशा सोचते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, लेकिन अंक प्राप्त करने की दौड़ में ज्ञान वाला रास्ता छूट जाता है और मार्कशीट में लिखे अंक ही जीत जाते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने की दौड़ में छात्र दबाव महसूस करते हैं और इस दबाव के कारण वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का उपयोग भी करते हैं। कई बार इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती तो वो आत्महत्या जैसे रास्ते चुनते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। हर छात्र को अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ये कहे, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे भागेगी। यानी छात्र पढ़ने पर ध्यान दें, सीखने पर ध्यान दें, अच्छे अंक जरूर आएंगे और नकल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। काबिलियत को तमंचे की नोक पर हासिल नहीं किया जा सकता। आप ये भी कह सकते हैं कि काबिलियत बुलेट प्रूफ होती है, उस पर गन और गोली दोनों का ही असर नहीं होता है। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश की राजनीति में आज बॉडी मूवमेंट भी है और लैंग्वेज भी। कुछ दिल्ली में हुआ है तो कुछ महाराष्ट्र में। हमारी अगली खबर भी दिल्ली और महाराष्ट्र के राजनीतिक कॉकटेल पर ही आधारित है।
पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने बदले हुए रुख का ट्रेलर दे रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई हल्के में लेने की गलती ना करे, वो तांगा पलट देते हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि वो पलटे तो तांगा पलट जाएगा। 2022 में वो तांगा पलट चुके हैं। जिन्हें ये इशारा समझना है वो समझ लें। एक तरफ शिंदे अपनी इस लैंग्वेज से राजनीतिक अनिश्चितताओं के संकेत दे रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में शरद पवार पीएम मोदी के साथ मराठी सम्मान का मंच साझा कर रहे थे। दरअसल आज दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मंच पर पीएम मोदी, शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इन तस्वीरों में पीएम मोदी और शरद पवार की मित्रता दिख रही थी। पीएम मोदी शरद पवार को बैठने में मदद करने के लिए कुर्सी दे रहे थे, उन्हें खुद से पानी का ग्लास ऑफर कर रहे थे। वैसे तो पीएम मोदी खुले मंच से शरद पवार की तारीफ करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी की इस बॉडी लैंग्वेज के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। वैसे कल की एक और तस्वीर भी काफी वायरल है, जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी एकनाथ शिंदे से मिले। बाकी नेताओं को पीएम मोदी नमस्कार करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वो शिंदे के पास पहुंचे तो काफी देर तक रुके, उनसे बात की। इस छोटी सी मुलाकात और बात से ये संकेत तो मिला कि शिंदे पर पीएम मोदी की ठीक-ठाक राजनीतिक नजर है। दरअसल ऐसी खबरें चल रही हैं कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर दरार है। इसके पीछे तर्क ये है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाल ही में 3 हाई प्रोफाइल सरकारी कार्यक्रमों से अनुपस्थित रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के उद्घाटन, मराठा राजा के जयंती समारोह में और थीम पार्क के उद्घाटन से शिंदे नदारद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे। नासिक और रायगढ़ में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर फडणवीस और शिंदे में पहले से ही असहमति की बातें कही जा रही थी। नाराजगी की इन खबरों के बीच शिंदे गुट के विधायकों से वाय श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई और फिर आग में घी डालने वाली खबर तब बनी जब शिंदे ने कहा कि वो तांगा पलटने की क्षमता रखते हैं। इस पर आज पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये बयान किसके लिए था, तो उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि 2022 में वो तांगा पलट चुके हैं। आणि म्हणून या रोज आरोप प्रत्यारोप ये ते रोज आज पण मी कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका। तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला। या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा। को हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप तांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी को लगता है चेतावनी दे रहा है कि भैया ये जो दाढ़ी वाला है ना, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देवेंद्र जी ने जिस प्रकार एकनाथ शिंदे के विधायकों की सुरक्षा में कमी कर दी है, उनके लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, उनको फंड नहीं दिया जा रहा, उनको दबाया जा रहा है, तो शायद एकनाथ शिंदे जी उनको चुनौती दे रहा है। और अब बात बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की करते हैं, जिसमें मुंबई पुलिस की नाक के नीचे से एक मोस्ट वांटेड देश से भाग निकला। दरअसल बाबा सिद्दीकी के मर्डर में पंजाब के रहने वाले ज़ीशान अख्तर का नाम आया था। पुलिस पिछले 4 महीने से ज़ीशान अख्तर को ढूंढ रही थी, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वो ज़ीशान अख्तर है। वीडियो में वो ये कह रहा है कि अब वो देश छोड़कर जा चुका है। इस वीडियो में उसने देश से फरार होने का पाकिस्तान कनेक्शन भी बताया है। ज़ीशान अख्तर ने दावा किया है कि वो भारत छोड़कर फरार हो चुका है। उसने ये बताया कि पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने भारत से भागने में उसकी मदद की है। उसका दावा यह है कि शहजाद भट्टी हमेशा लॉरेंस गैंग के लोगों की मदद करता है। ज़ीशान अख्तर वीडियो में अपने दुश्मनों को धमकी भी दे रहा है। उसने कहा कि हम अपने दुश्मनों को जरूर मारेंगे और उनकी सिक्योरिटी कोई काम नहीं आएगी। ज़ीशान अख्तर का ये वीडियो खुद पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस के सूत्रों का मानना है कि ये वीडियो ज़ीशान अख्तर का ही है, लेकिन पुलिस का ये भी मानना है कि हो सकता है ज़ीशान ने गुमराह करने के लिए खुद को विदेश में बताया हो। पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए, फिर लॉरेंस गैंग और शहजाद भट्टी के क्राइम कनेक्शन को भी समझाएंगे। मेरा नाम ज़ीशान बोल रहा हूँ मैं, और मेरे पे इंडिया में बाबा सिद्दीकी वगैरह वाले केस लगा रखे हैं। तो इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया शहजाद भट्टी भाई ने। उसने मुझे इंडिया से निकाला है और मैं एशिया से बहुत दूर हूँ, और अपना बड़ा भाई है शहजाद भट्टी। और हमारे लड़कों को अगर कोई भी मुसीबत होती है तो हमारा खड़े के साथ देता है, ठीक है ना। और उस भाई ने मुझे निकाला है। वो इंडिया वालों को पता लग ही जाएगा जब उनके पास इंक्वायरी जाएगी कि कौन सी कंट्री में हूँ, ठीक है ना। बाकी शहजाद भट्टी हमारा बड़ा भाई है और हमारे दुश्मनों को चेतावनी है, अपना निकल जाओ, सिक्योरिटी कर लो, हम देखेंगे, ठोकेंगे कल्ले कल्ले को, ठीक है ना। बाकी राम राम, जय बलकारी, और लव यू शहजाद भट्टी भाई। जिस अपराधी की मुंबई पुलिस को कई महीनों से तलाश थी, वो दावा कर रहा है कि वो मुंबई पुलिस की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है और इस काम में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने उसकी मदद की है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये शहजाद भट्टी है कौन, जिसने विदेश में रहते हुए ज़ीशान अख्तर की भारत से भागने में मदद की। पहले आप इस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कुछ वीडियो देखिए। इंस्टाग्राम पर शहजाद भट्टी के 44,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसे हथियारों के साथ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने का काफी शौक है। लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी का कनेक्शन 8 महीने पहले सामने आया था, जब लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। 17 सेकंड की इस वीडियो कॉल में लॉरेंस पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को ईद मुबारक कहता हुआ दिखा था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद भी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने लॉरेंस को अपना भाई बताया था। साथ ही ये दावा किया था कि वो लॉरेंस और सलमान की सुलह करवा सकता है। अब लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की दोस्ती सुरक्षा एजेंसियों के लिए नया सिरदर्द बन गई है। खबरों की माने तो शहजाद भट्टी के तार पाकिस्तान के माफियाओं और अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े सरगनाओं से जुड़े हुए हैं। भट्टी पाकिस्तान में हत्या, फिरौती और हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है। दावा है कि वो आजकल दुबई में रहता है। उसका नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, कनाडा और दुबई समेत कई देशों में है। माना जा रहा है कि हथियार तस्करी वाले इसी नेटवर्क का फायदा उठाकर ये पाकिस्तानी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के गुर्गों को विदेश पहुंचा रहा है। सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जिसमें हम बताएंगे कि भारतीयों की कमाई आखिर कहां खर्च हो रही है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन खर्चे इतने हैं कि कुछ बचता ही नहीं। दोस्तों या परिवार से सामान्य चर्चा में ये बात अक्सर कहते हैं कि आजकल तो खर्चे ही इतने हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अब खर्चों के हिसाब को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय जितना कमाते हैं उसे कहाँ खर्च करते हैं। हमने इस रिपोर्ट से ज़रूरी बातें आपके लिए निकाली हैं जिसे आपको जानना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा EMI चुकाने में खर्च करते हैं। कमाई का 1/3 यानी 33% से ज़्यादा हिस्सा लोन की EMI चुकाने में खर्च हो जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में से किस तरह के खर्चों पर कितना पैसा लगता है। सबसे ज़्यादा पैसा अनिवार्य खर्चों जैसे लोन की किश्त, मकान का किराया, बिजली बिल में खर्च होता है, जो कुल खर्च का 39% होता है। खाने पीने और पेट्रोल जैसे ज़रूरी चीज़ों पर कुल खर्चे का 32% खर्च होता है। ज़रूरी बात यह है कि 29% खर्चा लाइफस्टाइल और शौक से जुड़ी चीज़ों पर होता है। लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों में सबसे ज़्यादा हिस्सा फैशन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का है। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि भारतीय ऑनलाइन गेमिंग पर भी खूब खर्च कर रहे हैं। कम सैलरी वाले लोग इन गेम से पैसा कमाकर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। 20,000 से कम सैलरी वाले लोग अपनी सैलरी का 22% हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग में खर्च करते हैं। हालांकि 75,000 से ज़्यादा सैलरी वाले ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ 12% खर्च करते हैं। एक हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग के खर्च का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। अगली खबर में भाषा वाला विवाद है। पढ़ाई लिखाई की नीति और 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर उत्तर दक्षिण वाली सियासी आग है। पिछले कई दिनों से NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर केंद्र बनाम तमिलनाडु चल रहा है। आज इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य के CM MK स्टालिन के नाम 3 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि इस चिट्ठी के बाद भी
NEP के तहत पढ़ाई जाने वाली भाषा पर उत्तर दक्षिण वाला विरोध थम जाएगा। झगड़ा पीएम मोदी तक पहुंच चुका है। आखिर तमिलनाडु की आपत्ति क्या है और क्यों उसे केंद्र की शिक्षा नीति पसंद नहीं आ रही है? धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन को क्या सलाह दी है? ये सब सिलसिलेवार तरीके से सरल शब्दों में आइए समझते हैं। इस विवाद में लेटेस्ट अपडेट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने विस्तार से स्टालिन को शिक्षा नीति की जानकारी दी है। तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति का जिक्र किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर छात्र हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उन्हें लाभ होगा। किसी राज्य का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अदूरदर्शी दृष्टि से देखना सही नहीं है। राजनीतिक नैरेटिव बनाए रखने के लिए धमकियों का उपयोग पूरी तरह अनुचित है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि NEP में किसी राज्य पर भाषा थोपने जैसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल संस्कृति और भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा नीति पर यह आग पिछले हफ्ते से भड़की हुई है। हुआ ये कि 20 फरवरी को स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें समग्र शिक्षा फंड के तहत राज्य को 2152 करोड़ जारी करने की मांग की और ये कहा कि इसे NEP को लागू करने से ना जोड़ा जाए। स्टालिन के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया है कि जब तक तमिलनाडु NEP 2020 और 3 भाषा पॉलिसी को लागू नहीं करता, तब तक फंड जारी नहीं किया जाएगा। ये पूरा विवाद धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद भड़का जो उन्होंने 15 फरवरी को वाराणसी में दिया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को संविधान के अनुसार चलना होगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कानून का हिस्सा है। इसके अगले दिन यानी 16 फरवरी को MK स्टालिन ने कहा कि हम ब्लैकमेलिंग या धमकी सहन नहीं करेंगे। अगर राज्य को शिक्षा फंड से वंचित किया गया तो केंद्र को मजबूत विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनके बेटे उदयनिधि ने 18 फरवरी को कहा कि अगर बीजेपी सरकार तमिल भावना को नहीं सुनेगी तो लैंग्वेज वॉर शुरू करने में हम नहीं हिचकेंगे। सीएम स्टालिन ने यही विरोध कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जताया, जिसके जवाब में आज धर्मेंद्र प्रधान ने उनको पत्र लिखा है। Friends, through social media, I came to know Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. MK Stalin has written a letter to Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. He has written the letter not in a good spirit. He has mentioned few imaginary concerns through that letters, and his letter is full of political motivation, and looking into his own political convenience, he has written that letter. टूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,